Hello everyone. Let's crack NTA UGC NET exam. Myself Shreya Banerjee and welcome all of you once again to An Academy where we have top educators, quality content and a very great learning experience. So I hope you all will be learning and you will be all doing good. Okay, so now we have, like I'll introduce myself, what I'm doing. So basically, I'm a visiting faculty of political science at Amity University and assistant professor at Marwari University. I have also worked at various research positions in the premier institutes of India, like National Human Rights Commission. I have 5+ years of teaching and research experience. And presently, I'm pursuing my doctoral research from School of Humanities and Social Sciences, IIT Mandi. So I welcome all of you to the India's largest learning platform, which is An Academy. And now I would like to tell you briefly about this, platform where what benefits you would be getting. आपको क्या क्या यहाँ benefit होने वाले हैं. So you will have daily live classes. जो आपकी classes है वो live होंगी. आप उस time पे अपने educator से chat कर सकते हैं. You can engage in discussions with them. अपने जो doubts हैं उनसे पूछ सकते हैं. किसी topic पे आपको ज़्यादा focus चाहिए तो आप उनको वो share कर सकते हैं, बता सकते हैं. And then you have live test and quizzes, so you can also evaluate your preparation. आप अपने regular mock test ले सकते हैं weekly. At the end of the courses we have mega quizzes as well, so आप अपनी तैयारी को भी evaluate कर सकते हैं. इसके साथ साथ we have structured courses. So structured courses में क्या है कि जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस है उसके पैटर्न के अलाइनमेंट के साथ ही जो हमारा यहाँ पे कोर्स है वो तैयार किया जाता है. तो यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के बारे में इतनी डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि आपको वो जो एग्जाम आप देने वाले हैं वो एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड वे में आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो होता है अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट. तो ये जो एक्सेस है ये अनलिमिटेड है, मतलब आप एक टाइम पे एक कोर्स में जितने भी एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उनके मटेरियल को समझ सकते हैं. ठीक है, आप उनसे चैट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी विच यू वुड बी गेटिंग. एंड दीज आर सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म. ये जो है एजुकेटर्स ये अपनी अपनी फील्ड में सब एक्सपर्ट हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे लेते हैं. एंड इसके साथ साथ ये कुछ हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं प्लेटफॉर्म पे. तो आप अगर देखेंगे, हमारे सब्सक्राइब करेंगे अन अकेडमी पे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिलते रहेंगे every week almost. And then these are some of the courses on some of the subjects like management, psychology, law. तो यहाँ पे हमारे n number of courses है different different subjects में, political science, geography, commerce. एंड नाउ आई विल ब्रीफली टेल यू कि अगर आपको यहाँ रजिस्टर करना है, सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं आप और क्या प्रोसेस रहेगा. सो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे जो कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, सो द अमाउंट इज 10,500. लेकिन इस पे अगर आप जो ये मेरा कोड है SBNET इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा. अगर आप बिना कोड के करेंगे तो फिर आपको थोड़ी मतलब ज़्यादा पे करना हो सकता है. और 1 साल का तैयारी देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 बार होता है और इसके लिए एक लंबी तैयारी चाहिए होती है, तो कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन मैं आपको सजेस्ट करने चाहूँगी कि आप ये लीजिए. इसके अलावा अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि 2 years का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि है 24 months का सब्सक्रिप्शन. एंड इसमें क्या सबसे आपको बेनिफिट है कि आपको 1 साल के कोर्स फी के साथ, सब्सक्रिप्शन फी के साथ सिर्फ 1 महीने का एडिशनल एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा. सो यानी दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, खाली इतना अमाउंट अगर आप पे करेंगे तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. एंड इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू वुड बी यूजिंग SBNET कोड. मेरा कोड अगर आप यूज करेंगे, सो डोंट फॉरगेट दिस कोड, ऑलवेज कीप इन योर माइंड इस कोड को. तो आप ये कोड हमेशा एक्सेस कर सकते हैं. एंड फिर इस कोड को यूज करने के बाद जो अमाउंट है खाली आपको इतना ही अमाउंट पे करना है for 2 years subscription. Okay, so this is all. And now we'll be coming to today's topic, which is about the reforms in United Nations. And as I have previously discussed in my lecture about the role and relevance of the United Nations, आप मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं. तो उसमें हमने फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, हमने इन सब के बारे में बात की थी यूएन के. क्योंकि रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? सुधार. तो अगर हम सुधार की बात करें तो हमें उसके पहले उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, वो समझना पड़ेगा. सो वी हैव डिटेल दैट इन द प्रीवियस lecture and you can always go back and watch my lecture and understand it from the beginning.
So now I will start with the today's topic, which is about the reforms. So what does reform in UN means? Reform का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात क्यों की जा रही है, क्यों चाहिए? So the reform means, the word reform means the improvement की सुधार और अमेंडमेंट या उसमें परिवर्तन आए व्हाट इज रॉन्ग, जो कि गलत है, जो कि करप्ट है नेचर में, या जो अनसेटिस्फैक्ट्री है, जिससे आप सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको कि ये गलत चीज हो रही है या ऐसी जो चीजें। तो रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार या अमेंडमेंट ऐसी चीजों में। और जो एस्टैब्लिशमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था, कब हुआ था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, तो जिसको हम यूएन डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। दैट देयर हैव बीन सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी यहाँ पे प्रपोजल स्टडीज हुई है जिसमें कि रिफॉर्म या सुधार यूएन में लाने की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ सुधार कैसे, किस तरीके से, किस एस्पेक्ट में बोला गया है, इन बोथ द पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट। आपको पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल एस्पेक्ट दोनों तरीके की इस फील्ड में सुधार लाना पड़ेगा। तो कुछ जो प्रपोजल है उसमें बोला गया कि आप चार्टर को अमेंड कर दीजिए। कुछ में बोला गया कि आप जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे 6 मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं, उसमें सुधार कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो सुधारों की बात, जो रिफॉर्म्स की बात या अमेंडमेंट्स की बात की गई है। इसके अलावा जो कुछ सालों में, कुछ चलते ओवर द इयर्स, जो सब्सिडरी बॉडीज हैं उनको बोला गया है कि आप प्रपोजल्स बनाइए कि कैसे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं ताकि जो फंक्शनिंग है वो और एफिशिएंट हो जाए। सो जो ग्रुप्स हैं जो यूएन के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर भी हैं, ठीक है, उन्होंने भी प्रपोजल सबमिट किए हैं यूएन में सुधार को लेके। तो ये एक ओवर गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ओवर द इयर्स चल रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट साइकिल, विल अंडरस्टैंड कि जो यूएन की जो रिफॉर्म साइकिल है वो कैसे होती है। जो हम रिफॉर्म की बात करते हैं कि रिफॉर्म चाहिए, कॉल फॉर रिफॉर्म होता है, तो उसमें ये जो हम साइकिल है हम इसको समझेंगे कि ये कैसे मांग रहा है या कैसे चल रहा है। सबसे पहले कि सुधार के लिए एक कॉल आता है, सुधार की जरूरत महसूस होती है, उसके बाद एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट्स कन्वीन किए जाते हैं, देन जो चेंजेस हैं वो सामने लाए जाते हैं सबके मेंबर कंट्रीज के कि ये चेंजेस होने चाहिए। फिर जो प्रपोजल्स हैं उनमें क्या होता जा रहा है, उनमें पानी फिर जाता है, कभी कभी वो प्रपोजल्स आगे बढ़ते ही नहीं है। कुछ में क्या होता है कि कभी कभी पार्शियल रिफॉर्म हो जाता है, एंड देन जो एग्रीमेंट होता है दैट देयर इज मच लेफ्ट नीड टू डू, और जो लास्ट में जो नीड फील होती है कि अभी भी बहुत कुछ सुधार होने की जरूरत है। तो ये जो है ये एक टिपिकल यूएन की सुधार साइकिल या रिफॉर्म साइकिल बोलेंगे जो चलती आ रही है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो उसमें हमें दिखते आ रहे हैं आजकल। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नहीं पता चल रहा है इसमें। ठीक है, तो जो हमारे जो अभी यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक स्टेटमेंट में 1 दिसंबर 2018 में क्या बोला, उन्होंने ये बोला द गोल ऑफ रिफॉर्म, कि रिफॉर्म का जो गोल है, जो लक्ष्य है 21st सेंचुरी यूएन में, वो फोकस करता है लोगों पे ज्यादा, प्रोसेस पे कम, मोर ऑन पीपल एंड लेस ऑन प्रोसेस। तो इससे भी काफी चीजें समझ आ रही है कि वो किस चीज पे एम्फेसिस दे रहे हैं। एंड मोर ऑन डिलीवरी एंड लेस ऑन ब्यूरोक्रेसी, वो कहते हैं कि वो डिलीवरी ओरिएंटेड जो सुधार है उसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू दी ब्यूरोक्रेसी, तो उस पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया है। ओके, एंड दिस इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। And now we'll understand the chronology of the UN activities. जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी मुद्दे को समझने के लिए chronology समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो ये UN का जो सुधार है या UN के बारे में जो अभी हम चीज़ें बोलने वाले हैं, तो वो हम जो chronological way में उसके बारे में हम वो अभी समझेंगे। तो chronology क्या रही है UN की activities की, हम वो समझेंगे। So the UN has undergone phases of reforms. कुछ phases of reforms में के अंतर्गत UN में चलते आते गए हैं, कब से, उसके फाउंडेशन से। देखिए ये ईयर बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इस ईयर को कभी भूलिएगा मत। So during the first years, कुछ पहले के सालों में, इनिशियल ईयर्स, जो पहला डिसिसिव चेंज था वो था कि एक पीस कीपिंग के लिए जो मेजर्स हैं उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वॉर एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना बन चुका है आजकल। ठीक है, तो पीस कीपिंग के लिए जो मेजर है वो सबसे पहले लिए जाने चाहिए। और जो सीज फायर का जो अग्रीमेंट है 1949 में मिडिल ईस्ट में, या उसके बाद जो 1 साल बाद कश्मीर में कन्फ्लिक्ट हुआ, को लेके कन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसको लेके भी ये बात की गई। इसके अलावा
जो उसके बाद हुआ वो ये हुआ कि सोवियत यूनियन जो कि डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, अगर आपको याद हो तो सोवियत यूनियन है, उन्होंने लॉन्च किए रिफॉर्म इनिशिएटिव्स। कब? ड्यूरिंग द ईस्ट वेस्ट एंटागोनिज्म, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो ईस्ट वेस्ट की जो एक एंटागोनिज्म, जो युद्ध के हिसाब से जो स्थिति बन चुकी थी, कब? 1950s में, जिसको हम कोल्ड वॉर का पीरियड भी कहते हैं। तो क्यों किया? वो चाहते थे कि जो इंडिपेंडेंस है किसकी? सेक्रेटेरिएट की, जो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन भी है, उसको रिप्लेस करना चाह रहे थे वो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट से विद अ ट्रोइका। ठीक है, और वो क्या चाह रहे थे कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन कहां से हो? सोशलिस्ट स्टेट से हो। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े से आपको इन डेप्थ यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इसको दिमाग में रखिए और आप नोट भी लेते रहिए, क्योंकि ये हम थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहे हैं और हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पेपर की डिमांड है। ठीक है, तो हमें चीजों को समझना पड़ेगा हर एक पर्सपेक्टिव से। तो अभी जो पॉइंट था वो सोवियत यूनियन का आया कि 1950s में उन्होंने क्या लॉन्च किया। क्या किया उन्होंने रिफॉर्म इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जो दे वांटेड टू रिप्लेस विद द सेक्रेटेरिएट विद द सेक्रेटरी जनरल विद द ट्रोइका। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ? जैसे हमें पता है कि इंडिया इवन गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। सो जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है उसने क्या किया? रैपिड ग्रोथ की यूएन मेंबरशिप में। जैसे ही डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चालू हुआ, देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ इन द यूएन मेंबरशिप। एक यूएन मेंबरशिप में ग्रोथ होनी हमें शुरू हो गई, और 1965 तक ये जो मेंबरशिप थी ये 118 में पहुंच गई। लेकिन जबकि जो यूएन जब फाउंड हुआ था 1945 में, 1965 और 45 में 20 साल का अंतर है। तो 20 सालों में जो है ये 118 में पहुंच गई, जबकि फाउंडिंग मेंबर खाली 51 ही थे, इससे ज्यादा नहीं थे। तो ये आपको देखनी पड़ेगी कि ये किस वजह से हुआ। ये डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस में हुआ, और हम यहाँ पे ये जो है सीक्वेंस में देख रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है कि जो स्टेट्स हैं अफ्रीका और एशिया के, दे जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस, एंड द डेवलपमेंट इश्यूज जो वहां पे बने वो बहुत बिकेम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, रिजल्टिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ द यूएन। जो रिजल्ट किए किसमें? एक्सपेंशन में यूएन के, इन द डेवलपमेंट एरिया, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूएनडीपी। क्या एस्टैब्लिश हुआ? यूएनडीपी एस्टैब्लिश हुआ 1965 में। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि मैं इसकी एजेंसीज को लेके एक स्पेशल क्लास और करूंगी, तो जिसमें हम और डिटेल में जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास ये चीजें आ रही हैं तो हम साथ साथ याद करते जाएंगे कि यूएनडीपी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965, और जो नेगोशिएशन हुई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को लेके, जिसको कि हम एनआईईओ भी कहते हैं, और वो एक पार्ट है नॉर्थ साउथ कन्फ्लिक्ट का। कब का? 1970s का। ठीक है, तो जो ये नॉर्थ साउथ है, ये कौन सी कंट्रीज हैं? ये अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सी कंट्रीज हैं। तो जो 1980s का जो डिकेड था, क्योंकि अभी तक हमने 1970s की बात की, तो जो 1980s का डिकेड था वो दैट वर कैरेक्टराइज्ड बाय फाइनेंशियल क्राइसिस। किससे हमें पता चला उस चीज के बारे में? कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस का फेस रहा, और जो यूएस था एक रिफॉर्म की तरफ से उसने बजटरी प्रोसेस और जो ऑर्गेनाइजेशंस को छोटा करना, डाउन साइजिंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट आल्सो वाज स्टार्टेड। ओके, तो हमें ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर का अंत जो था, काल या अंत जो थे, ईयर्स, फाइनल ईयर्स थे, वहां पे क्या हुआ? वहां पे उस टाइम पे एक हमें रीडिस्कवरी हुई। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। एक रीडिस्कवरी और रिनाइसा का फेज था यूएन के लिए। कब? जो हमारे फाइनल ईयर्स थे कोल्ड वॉर में। ठीक है, उस टाइम पे ये हमें एक दिखी रीडिस्कवरी। So the first half of the 1990s saw major expansion of the organization. Expansion हुआ बहुत ही बड़े लेवल पे, एंड फिर उसके बाद वहां रिफॉर्म की भी बात आई। और हमारा आज का जो टॉपिक है, हम रिफॉर्म पे आ गए, तो आपको समझ आया कि कैसे चीजें चलती आई और फिर कैसे रिफॉर्म की जरूरत और रिफॉर्म की बात आई। जो रिफॉर्म था वो एसोसिएटेड था विद द एजेंडा फॉर पीस। प्लीज डू रिमेंबर दिस फ्रेज, एजेंडा फॉर पीस। इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। विच वॉज लॉन्च बाय होम? सेक्रेटरी जनरल बुत्रोस बुत्रोस घाली। किसने लॉन्च किया था एजेंडा फॉर पीस? बुत्रोस बुत्रोस घाली। आप लोग ये भूलेंगे नहीं, मैं आपसे फिर ये सवाल पूछूंगी, मैं इस पे आऊंगी। Okay, so now coming to the next set of activities, a string of new peacekeeping missions were launched in Namibia.
कहाँ पे पीस कीपिंग मिशंस नए नए लॉन्च हुए, कौन सी कंट्रीज में, अब हमें ये देखना है। नामीबिया में हुआ, यूगोस्लाविया में हुआ, सोमालिया में हुआ, अंगोला में हुआ, और जो सिक्योरिटी काउंसिल था उसने भी तब उस टाइम पे इट वाज ट्रिगर्ड और इट ट्रिगर्ड द इंटरेस्ट इन द रिफॉर्म ऑफ द 15 मेंबर बॉडी। 15 मेंबर बॉडी की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, और इस मैं बात से एक और बात पे आती हूँ कि जो मेरी प्रीवियस क्लास में थे उसमें मेरे से किसी ने सवाल पूछा था कि सिक्योरिटी काउंसिल का 15 मेंबर बॉडी का क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक 15 मेंबर बॉडी है जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो 10 है वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो बेसिकली 5 + 10 विच इज 15 एंड दैट मेक्स व्हाट सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये तो परमानेंट है, इनका नेचर परमानेंट है, ये हमेशा से ही परमानेंट रहे हैं। और जो ये 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो टेम्पररी मेंबर्स हैं, ये कौन इलेक्ट करता है? ये इलेक्ट करता है जनरल असेंबली एंड इट इज बीन इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं डिटेल में मैंने अपनी पहले की क्लास में बताई है। तो आपको अगर और भी कोई डाउट है इससे रिगार्डिंग तो आप उस क्लास में जाइए और देख के मुझे बताइए कि कोई और आपको कुछ पूछना है तो। ठीक है, तो आप अपने जो प्रश्न हैं, जो क्वेरीज हैं, वो मुझे बताते रहिए। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं जर्मनी और जापान में, ठीक है, एज वेल एज इंडिया और ब्राजील में। तो इनके जो एफर्ट्स अब शुरू हुए, दे वांटेड टू गेन परमानेंट सीट्स। जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, तो उन्होंने जो ये जो कंट्रीज है, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, दे मेड सो मच एफर्ट कि उनको भी एक परमानेंट सीट मिल जाए और वीटो राइट्स मिल जाए, क्योंकि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो राइट्स होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में समझेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट इन 1990s जो सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान थे, उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की, कोहेरेंस मतलब यूएन को एक कोहेरेंट वे में चलाने की कोशिश की, और एक डेवलप्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम उन्होंने एस्टैब्लिश किया विथ मोर इफेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रक्चर। जो ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रक्चर के अंतर्गत ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज के साथ उन्होंने ये सब करने की कोशिश की। इसके अलावा जो फाइट थी, जो HIV एड्स लाइक जो पैंडेमिक था, जैसे अभी भी हम एक पैंडेमिक के दौर में जी रहे हैं, और जो ये न्यू कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है, बिटवीन किसके, यूएन के और जो अलग इंटरनेशनल बिजनेस है ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अंदर, उनके बीच में। जो अदर रिफॉर्म्स थे उनमें क्या आता है? उसमें आता है रिवैम्पिंग ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन, जिसकी बात किसमें की गई है? ब्राह्मी रिपोर्ट में की गई है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। और जो वर्ल्ड समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 2005 में, उसने बोला कि जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट populations from genocide से प्रोटेक्ट करने के लिए, and the Human Rights Council replaced the discredited commission, एक कमीशन को डिस्क्रेडिट कर दिया उन्होंने, किस पे? ह्यूमन राइट्स वाला जो कमीशन था उसको जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसने रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं यूएन रिफॉर्म्स में, जो हम डिटेल में अभी और समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, so now coming next to the very recent activities about the process of reforms in the UN is in 2007। क्या हुआ 2007 में? सेक्रेटरी जनरल बान की मून ही कंटिन्यूड द रिफॉर्म एजेंडा। ठीक है, वो रिफॉर्म एजेंडा को कंटिन्यू किए, एंड जो पहले के जो प्रोग्राम्स थे लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूएन ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम। ठीक है, उस प्रोग्राम को जो इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन नीड्स थी इराकी सिविलियंस की, और एक बहुत ही ये लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स और एक बहुत एम्बिशियस रिलीफ एफर्ट रहा है यूएन की हिस्ट्री में, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया और उसको उन्होंने एक अंजाम दिया। ठीक है, तो ये आप जरा ध्यान रखिए इस बात का, ये जो इराकी क्राइसिस वाला है और ये जो यूएन ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम है, तो ये कुछ चीजों को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, ओके, किसने किया था? सेक्रेटरी जनरल बान की मून। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विद सेक्रेटरी जनरल हेल्प। ओके, सो रिमेंबर दिस। ओके, सो जो ये वर्ल्ड समिट की अभी हमने बात की थी 2005 में, द जनरल असेंबली अप्रूव्ड इन अप्रैल 2007। उन्होंने क्या अप्रूव किया? अ नंबर ऑफ लूजली रिलेटेड रिफॉर्म इनिशिएटिव्स। लूजली रिलेटेड कुछ रिफॉर्म इनिशिएटिव्स की उन्होंने बात की, कवरिंग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस,
इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस को कवर करते हुए, जेंडर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हुए और डिलीवरिंग एज वन, एक ही तरीके से डिलीवर करते हुए कंट्री लेवल उन्होंने एनहांस किया कंसोलिडेशन ऑफ यूएन प्रोग्राम एक्टिविटीज, यूएन प्रोग्राम की एक्टिविटीज को. ठीक है, ओके. Chalo, now we'll be coming to the very important part of the reforms, which is about the reforms of the Security Council. So again, this is a very, very important, part of the reforms, because as the Security Council is the most famous as the and the major organization of the United Nations, we have to give a special emphasis on these reforms. So इनका क्या रिफॉर्म का है, ये 5 मेन मुद्दों पे ये जो रिफॉर्म की बात की जाती है. जो रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, दैट एनकम्पासेस 5 की इश्यूज. ओके, सो रिमेंबर दिस, हाउ मेनी, 5 की इश्यूज. तो अब वो कौन कौन से हैं? एक तो है जो मेंबरशिप की कैटेगरी को लेके उसमें रिफॉर्म की बात की जाती है. उसमें बहुत ही ज्यादा हमें रिफॉर्म की जरूरत है, रिफॉर्म की बात की जाती है. एक्सक्यूज मी एवरीवन. Okay, so now the next category, which is the question of the veto held by the 5 permanent members. जो वीटो का जो क्वेश्चन है, वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स के बाद उनको लेके जो बात की जाती है, वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इसके अलावा रीजनल रिप्रेजेंटेशन का जो मुद्दा है, वो भी एक रिफॉर्म का इशू वहां पे माना जाता है. इसके अलावा द साइज ऑफ एन एनलार्ज काउंसिल एंड इट्स वर्किंग मेथड्स. जो साइज है जो सिक्योरिटी काउंसिल का और जो उसके काम करने के तरीके हैं, वर्किंग मेथड्स है, उसको लेके भी रिफॉर्म की जरूरत महसूस की जा रही है. एंड जो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत एम्फेसिस के साथ बताऊं कि ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि ये दोनों ऑर्गन मिलके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को और बहुत सारे जो ऑर्गन्स के मेंबर्स को ये इलेक्ट करते हैं. तो इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही कोहेरेंट होना चाहिए, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है. सो इन चीजों को लेके ये जो 5 जो हमने अभी मुद्दे बताए, इनको रिफॉर्म्स के अंडर लाया गया है परव्यू के कि इनमें रिफॉर्म्स होना चाहिए. इसके अलावा जो मेंबर स्टेट्स हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं, या जो और भी मेंबर स्टेट हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने डेवलप की हैं डिफरेंट पोजीशंस और प्रपोजल्स ऑन हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन दिस कंटेस्टेड इशू. कि वो कह रहे हैं कि जो मेंबर स्टेट, रीजनल ग्रुप्स या अदर मेंबर स्टेट हैं, कि वो ये जो इंटरेस्ट जो उन्होंने डेवलप किया है, डिफरेंट जो उनके पोजीशंस हैं, जो प्रपोजल्स हैं, कि उन मुद्दों पे कैसे ये जो कंटेस्टेड इश्यूज हैं, इन पे कैसे आगे बढ़ा जाए या बात की जाए. तो ये हम देखते हैं, ये हमने हम ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं. ये हम डे टू डे लाइफ में भी हम अगर पॉलिटिकल स्फेयर में देखें तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं. ओके, so now any reform of the security council would require, क्या जरूरत होगी यहाँ, कम से कम यहाँ जरूरत होगी agreement of at least 2/3 of UN member states. So this is again a very important point, that at least 2/3 of UN member states का एक वोट होना चाहिए जनरल असेंबली में, and that must be ratified by the 2/3 of the member states. ठीक है, वो ratification भी उसका होना चाहिए कितने से, 2/3 of the member states. और जो सारी परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी की, कितनी है मुझे बताइए कमेंट में, कितने मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर्स? 5 हैं. ओके, सो दे आल्सो मस्ट अग्री. आप मुझे नाम बता सकते हैं, तो मुझे प्लीज नाम बताइए कमेंट्स में कि क्या क्या है. ओके, सो अभी जो आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो बुत्रोस घाली हु वाज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल इन 1992, उन्होंने रिफॉर्म डिस्कशंस की बात की यूएनएससी के बारे में, एंड उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने एक नए टर्म के साथ सबसे पहला सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को एक सबमिट उन्होंने स्टार्ट किया और उसको पब्लिश किया, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज विद द एन एजेंडा फॉर पीस. तो ये अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि जो यूएनएससी का रिफॉर्म का जो प्रोसेस था, उसका जो रिपोर्ट था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था एन एजेंडा फॉर पीस. और इसका मोटिवेशन क्या था कि जो उसका कॉम्पोजिशन है, किसका, सिक्योरिटी काउंसिल का, और जो प्रोसेस या प्रोसीजर्स हैं उसको चेंज करके, जो हमारा चेंज वर्ल्ड है, क्योंकि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुई, द वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज, उसके हिसाब से इसको चेंज करने की जरूरत महसूस की गई थी. ओके, तो जो 1992 में जो जापान और जर्मनी थे, वो जो थे क्या हो गए थे, वो सबसे द्वितीय और तृतीय
सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर हो गए थे किसके, यूनाइटेड नेशन में वो कंट्रीब्यूट करते थे। ऑल्सो जो उनकी डिमांड थी एक परमानेंट सीट की, हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है और मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो डिमांड थी उनकी परमानेंट सीट की, दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग दैट आफ्टर दी दिस स्ट्रक्चर का जो कॉम्पोजिशन की बात की, जो रिफॉर्म की बात की बुतरस घाली ने। सो जो ब्राजील था जो कि 5th लार्जेस्ट कंट्री था किसमें, इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, और फिर इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एज द मोस्ट पावरफुल country within these regional groups and key players also started their demand for the permanent seat. So this group of 4 countries basically formed an interest group. तो ये जो 4 कंट्रीज थी इन्होंने एक इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म किया और जिसको लेटर ऑन कहा गया G4। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैप में पीछे जो आपको यहाँ हाईलाइटेड दिख रहा है कि ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने एक डिमांड शुरू की और ये डिमांड बढ़ती गई और फिर एक इंटरेस्ट ग्रुप में फॉर्म हुई और जिसका नाम था G4। ओके, सो नाउ विल अंडरस्टैंड कि इसके अलावा क्या हो चल रहा था। इसके अलावा जो दूसरे हाथ पे ऑन द अदर हैंड जो राइवल्स थे, they were opposed to this G4 becoming permanent members। उन्होंने बोला कि नहीं, ये G4 परमानेंट मेंबर्स नहीं बन सकते और वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि जो नॉन परमानेंट जो कैटेगरी है, ठीक है, जो 10 मेंबर्स मैंने आपको बताए थे, उनका जो इलेक्शन है वो रीजनल बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इटली, कौन सी कंट्रीज थी, इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, इजिप्ट, दे स्टार्टेड एंड इंटरेस्ट ग्रुप जो कि किस नाम से जाने लगा, कॉफी क्लब, और बाद में उसको बोला गया यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जो कॉफी क्लब की मेंबर थी या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस का ग्रुप के मेंबर्स रहे। ठीक है, इनका क्या था, दे वांटेड एन एक्सपेंशन इन दी नॉन परमानेंट कैटेगरी सीट्स। ओके, सो साइमल्टेनियसली जो अफ्रीकन ग्रुप था, दे स्टार्टेड टू डिमांड 2 परमानेंट सीट्स फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, अब उन्होंने भी वहां से डिमांड कर दी ऑन द बेसिस ऑफ जो उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि काउंसिल का एजेंडा कुछ कॉन्टिनेंट्स में ही ज्यादा दिखता है। सो ये जो परमानेंट सीट है उन्होंने बोला कि अफ्रीकन ग्रुप डिसाइड करेगा, कोई भी 2 अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, दैट विल रोटेट। ओके, आई होप इट्स गेटिंग क्लियर फॉर एवरीवन। या ओके, so now the existing permanent members each holding the right of veto, जिनके पास वीटो का राइट ऑलरेडी था, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को लेके जो उन्होंने अपनी पोजीशंस है वो क्लियर करी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो यूएस है उसने सपोर्ट किया कि जापान और इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप हो सकता है कुछ स्मॉल नंबर ऑफ एडिशनल नॉन परमानेंट मेंबर्स के साथ। उधर यूके और फ्रांस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि G4 के पोजीशन को उन्होंने सपोर्ट किया विद द एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड द एक्सेशन ऑफ, किसका एक्सेशन के साथ साथ, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया एंड जापान, एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ द G4 ग्रुप एज वेल, टू परमानेंट मेंबर स्टेटस। और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को भी उन्होंने बोला कि वो काउंसिल में ला सकते हैं। ओके, सो जो चाइना था उसने सपोर्ट किया कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, उसने इंडिया का भी सपोर्ट किया। रशिया ने भी also endorsed the India's candidature for a permanent seat, कहाँ पे, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सो ये जो बेसिकली थी ये पोजीशंस थी परमानेंट मेंबर्स की ये रिफॉर्म्स को लेकर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो नाउ कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द यूएनएससी विच इज अबाउट द वीटो पावर, कि ये वीटो पावर क्या होती है, इससे क्या क्या हो सकता है। सो जो ये वीटो पावर है यूएनएससी का, ये रिफर करता है 5 परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी के, जो कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, टू वीटो एनी सब्सटेंसिव रेजोल्यूशन। ठीक है, कोई भी रेजोल्यूशन को ये वीटो यूज कर सकते हैं किसी के भी ऊपर। और जो परमानेंट मेंबर अगर एब्सेंस है तो जो प्रिवेंट, वो रोक देता है क्या, एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट होने से। So it is compulsory that all the P5 members, permanent 5 members, have to be there. Okay, this veto power does not apply to procedural votes। ये जो वीटो पावर है ये प्रोसीजरल वोट्स पे अप्लाई नहीं करता है। जो डिटरमाइन करता है, कौन डिटरमाइन करता है, परमानेंट मेंबर्स खुद ही इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एंड अ परमानेंट मेंबर कैन ऑल्सो ब्लॉक द सिलेक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी जनरल। ये जो सिलेक्शन है सेक्रेटरी जनरल उस पर भी वीटो लगा सकता है।
ठीक है, क्योंकि इनका जो पावर, जो इम्पैक्ट है इन परमानेंट 5 मेंबर्स का, ये बहुत स्ट्रांग रहा है। और ये अभी से नहीं, ये जब से यूएन जब फाउंड हुआ, फाउंडेशन रखी गई, तब से, बिकॉज दे emerged as the powerful countries during that time. Okay, and they also comes in the category of the developed countries. So you need to remember this. Okay. ओके, जो सपोर्टर्स हैं वो जो है वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो बोलते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन के अगेंस्ट चेक होना चाहिए। ठीक है, यूएस डोमिनेट नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ वीटो की जो अगेंस्ट में बातें आती हैं। फिर जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी बोलते हैं दैट द वीटो इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट ऑफ द यूएन। ठीक है, तो जो इसको क्रिटिसाइज किया गया है, वो कैसे क्रिटिसाइज किया गया है कि जो वीटो है वो मोस्ट अनडेमोक्रेटिक है नेचर में, और सबसे बड़ा कॉज है कि वॉर क्राइम्स पे एक्शन नहीं लिया जाता है, या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम जो होता है उसमें कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड दी राइट अब्यूजर्स ऑफ लार्जर पावर्स लाइक यूएस, चाइना, रशिया। ओके, so now coming to the 2005 annual plan reforms in UNSC to increase membership. तो अभी जो 2005 का जो अनन प्लान था, ठीक है, कौन थे अनन? कॉफी अनन जो सेक्रेटरी जनरल रहे, उनका जो यूएनएससी में रिफॉर्म मेंबरशिप को लेके उनका जो प्लान था, वो क्या कह रहा है? उन्होंने 21 मार्च 2005 में ही कॉल्ड ऑन टू द यूएन टू रीच ऑन अ कंसेंसस कि भाई काउंसिल का जो मेंबरशिप है 24 मेंबर्स तक बढ़ाया जाए। उन्होंने इस प्लान का नाम दिया इन लार्जर फ्रीडम। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना होगा कि ये जो कॉफी अनन का जो प्लान था उसका नाम क्या था? इन लार्जर फ्रीडम। इससे पहले हमने अभी बुत्रोस घाली के रिफॉर्म की, यूएनएससी की हमने बात की थी। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है उसका नाम क्या रहा? उसका नाम क्या था? बताइए, मैं आती हूँ आपसे लास्ट में, वो बताऊंगी आपको आपने सही बताया है कि नहीं। ठीक है, ही ऑल्सो गेव 2 alternatives फॉर इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने 2 alternatives भी दिए थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो उन्होंने 2 प्लान्स बताए थे, प्लान ए एंड प्लान बी। हम इनको इतना डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपसे ये थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। सो जो प्लान ए है, इट कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग 6 न्यू परमानेंट मेंबर। उसने बोला कि 6 नए परमानेंट मेंबर कर लेते हैं प्लान ए में। ठीक है, और जो 3 नॉन परमानेंट मेंबर करने चाहिए। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 24 सीट्स इन द काउंसिल। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी बात कर रहा है कि जो एग्जिस्टिंग है 15, ठीक है ना, उसके साथ साथ और ये आपको एडिशन करने हैं उसमें। ठीक है, तो अब ये मत सोचिएगा कि पुराने वाले नहीं रहेंगे, वो रहेंगे। ओके, सो प्लान बी जो था उसमें क्या बोला उन्होंने बोला कि हम 8 नई जो सीट्स हैं नए मेंबर के लिए बनाते हैं, और वो सर्व करेंगे 4 इयर्स के लिए, और रिन्यूअल भी हो सकता है उनका, प्लस एक नॉन परमानेंट सीट बना देते हैं। 24 इसका भी टोटल आएगा। ठीक है, सो बेसिकली उनका प्लान यही था बेसिक में कि 24 मेंबर्स होने चाहिए। अब वी कैन ईदर गो फॉर प्लान ए और वी कैन ईदर गो फॉर प्लान बी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, विच इज प्लान ए एंड विच इज प्लान बी। ओके, एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अभी कि बुत्रोस घाली की जो रिपोर्ट का नाम था क्या था? उसका नाम था एन एजेंडा फॉर पीस। ठीक है, तो आप ये चीजों को याद रखिए, चीजों को आप नोट करते रहिए ताकि आप ये भूलें नहीं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीधा ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, कि कौन से यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कौन से रिफॉर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, ओके ओके। सो जो इशू था वो काफी लंबा डिस्कस हुआ, और जो मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने मतलब कुछ पे डिसीजन पे उन्होंने अग्री किया कंसेंसस से, और जो हाई लेवल जो पैनल बना था उसकी रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई थी कि डिस्कशंस हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली एंड गोल अभी तक हमने नहीं रीच किया है। It's still like it's discussed, the reports are there, but we haven't reached the ultimate goal yet. Okay, okay. So now the next set of reforms which were introduced was about the UN Secretariat Transparency Reform. किसकी बात की गई थी? UN Secretariat, which is also the one of the 6 major organs of the UN, उसमें ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म की बात की गई थी। तो उसमें क्या बोला गया था, अब हम उसको समझेंगे। उन्होंने बोला कि ये डिमांड कर रहा है कि जो यूएन का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूएन सेक्रेटेरिएट कहलाता है, वो और ट्रांसपेरेंट हो, ज्यादा अकाउंटेबल हो, या और एफिशिएंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स पे फोकस किया गया है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। और जो डायरेक्ट इलेक्शन हो सेक्रेटरी जनरल का,
जैसे लोग करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अपने प्रेसिडेंट का, वैसे ही डायरेक्ट इलेक्शन अडॉप्ट किया जाना चाहिए। किसके इलेक्शन के लिए? सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन के लिए। ओके, तो द यूएन सेक्रेटेरिएट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, कुछ कम टाइम के लिए इसको अटेंशन मिलता है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है यूएन की वो चलाता है इसको, और जो डिसीजन को वो रिस्पॉन्ड करता है मेंबर स्टेट्स का, कौन? सिक्योरिटी काउंसिल का और जनरल असेंबली। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बताता है कि 2005 से जो सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट रही है यूएन को, उन्होंने मार्च 2006 में, और जो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रहा है गवर्नेंस का, वो ओवरसाइट विद इन द यूएन ही चलता रहा है जून द सेम ईयर। ठीक है, इसके अलावा जो मेंबर स्टेट्स हैं, देयर इज 4 नेशंस इनिशिएटिव। एक ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक 4 नेशन इनिशिएटिव शुरू हुआ। किसका? एक कॉपरेशन प्रोजेक्ट था चिली, साउथ अफ्रीका, स्वीडन एंड थाईलैंड के द्वारा। किस लिए? टू प्रमोट गवर्नेंस और मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के लिए, कि जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है, जवाबदेही है, वो बढ़े यूएन सेक्रेटेरिएट की। ठीक है ना? आप हमेशा, जैसे हम डेमोक्रेसी में जीते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें जवाब चाहिए, जनता को पता होना चाहिए क्या चल रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो वैसे ही यूएन सेक्रेटेरिएट में भी ये ट्रांसपेरेंसी की बात चलती आएगी। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स है वो डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स है, और डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिए। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स है और जो डाइवर्सिटी रिफॉर्म्स है उसमें क्या और किस तरीके से बात है। सो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन को उठाता है सबसे पहले कि नेचर और रोल जो यूएन का है उसके बारे में। सो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल बाय डायरेक्ट वोट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करता है। जो वर्ल्ड प्रेसिडेंशियलिज्म, कि वो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट के रूप में आए, ठीक है। और जो जनरल असेंबली की बात करता है कि जैसे सिटी, स्टेट्स, नेशन अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती हैं स्पेसिफिक इश्यूज के लिए, वो होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ फंक्शनिंग होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसको भी लोगों ने बोला, एक्सप्रेस किया कि जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वर्ल्ड कोर्ट, मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, तो वहां पे जो ये जो डेमोक्रेटिक का जो डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई है कि ये हमें चाहिए यूएन के अंदर। इसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से? पॉपुलेशन बेस्ड यूएन वोटिंग के तरीके से, कि जो यूएन का जो वोटिंग है वो पॉपुलेशन के तरीके से बेस पे होना चाहिए, विच रेजेस द प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट का जो डाइवर्सिटी, मतलब जो डिफरेंट तरीके की डाइवर्सिटी से लोग हैं, उनके इंटरेस्ट का, गवर्नमेंट्स का, अलग अलग कंट्रीज का। फिर जो नेशंस इन द यूएन कंटेन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज की ये बात कर रहा है। एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप भी है और डिफरेंट तरीके की गवर्नमेंट्स भी है उसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। और जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे नेशंस में डायरेक्ट वोट भी सही तरीके से नहीं होता है। तो जो लोकल वोट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट है, पावर से भी काफी बार इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो जो यूएन को जो ये एक्चुअल गवर्नेंस का जो पावर दिया गया है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो ये जो पावर्स है इन पे भी क्वेश्चन उठते हैं कि ये आपने पावर कैसे दे दिया। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो जो बहुत सारी कंट्रीज का ओवरऑल मोटा मोटा ऑब्जेक्शन है कि ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और इसीलिए रिफॉर्म की बात की जा रही है। और डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल, गवर्नमेंट्स शुड बी पार्ट ऑफ, क्योंकि ये ऐसा फील होता है कि कुछ चंद देशों से ही ये चलता आ रहा है। तो वो जो सुधार या वो जो बदलाव है उसको लाने की हमें जरूरत है। ओके ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स विच आर द ह्यूमन राइट्स रिफॉर्म। अब ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स है वो किसकी बात कर रहा है? वो ह्यूमन राइट्स रिफॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन राइट्स रिफॉर्म है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो यूएन कमीशन है वो जो यूएन, पहले देखिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन था, वो किसके अंडर आया? फायर के अंडर, मतलब उसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो वो जो था वो ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस फॉर दी हाई प्रोफाइल पोजीशंस उन्होंने जो दी, वो मेंबर स्टेट्स के बारे में उन्होंने गारंटी किया
कि द ह्यूमन राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। ठीक है, सो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो ह्यूमन राइट्स एग्जिस्टिंग कमीशन था, हाई प्रोफाइल पोजीशन जो मेंबर स्टेट्स थे, वो ही कंट्रीज अपनी ह्यूमन राइट्स में सिटीजन्स की वैल्यू नहीं कर रहा था। वी नो मेनी एग्जांपल्स लाइक चाइना। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वी ऑल नो, वहाँ पे जो कुछ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बाहर नहीं आता है, वो कंट्री के अंदर तक ही रह जाता है। तो ये था कि आप उनको वहाँ पे हेड बना रहे हैं, लेकिन वो जो कमीशन है वो अपने जो कंट्रीज हैं, उनके जो हाई प्रोफाइल कंट्रीज है उन्हीं से नहीं फॉलो करवा पा रहा है। ठीक है, ये रिफॉर्म की एक बात की गई थी। फिर जो दूसरे नेशंस थे, दे वांट टू हैव बीन गिल्टी ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो जो ग्रॉस वायलेशन था उसकी वो बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बताया एक कंट्री। तो और जो मेंबर कंट्रीज है सच एज लिबिया, कहाँ कहाँ देखिए एक और बार मैं बताती हूँ, लिबिया, क्यूबा, सुदान, अल्जीरिया, चाइना, अजरबैजान, वियतनाम। ठीक है, तो वैसी वैसी कंट्रीज में भी ये बातचीत होती रही और इसके बारे में ज्यादा ज्यादा बताया गया। मीनवाइल द यूएस, जो यूएस है वो भी बहुत ही गुस्सा था जब उसको इजेक्ट कर दिया गया कमीशन से। कब? 2002 में। ठीक है, 2002 में जब यूएस को इंजेक्ट किया गया तो भी वो भी गुस्सा हुआ काफी। लेकिन हालांकि वो रीइलेक्ट हो चुका था, तो जो इलेक्शन था, जो नेशंस ह्यूमन राइट्स को अब्यूज करते हैं, फ्रिक्शंस पैदा कर रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम आई, तो वो कोफी अनान जो सेक्रेटरी जनरल थे उस टाइम पे, उन्होंने किसमें, देखिए यहाँ पे दोबारा रिपोर्ट का नाम आया क्या, इन लार्जर फ्रीडम रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि एक न्यू जो हमारा ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, कमीशन की जगह पे सेटअप करना चाहिए एज दी सब्सिडरी यूएन बॉडी। So basically a new human rights council in place of the human rights commission should be there as a subsidiary human body की तरह उन्होंने उसको establish करने की बात कही। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिफॉर्म है यूएन में और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी। जैसा कि आपको पता है कि जो ह्यूमन राइट्स है वो मतलब आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा 15 मार्च 2016 में द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वोट किया क्या, ओवरवेलमिंगली एक फेवर में, किसके, यूएनएचआरसी बनाने के लिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाने के लिए। किसका सक्सेसर है ये? यूनाइटेड नेशंस कमीशन का। मैंने आपको पहले भी बताया ह्यूमन राइट्स के। तो जो हुआ, जो ये रेजोल्यूशन को लेके जो अप्रूवल की जो रिसीविंग हुई, वो 170 मेंबर्स ने और 191 नेशन असेंबली लोगों ने इसको किया अप्रूव। तो जो ओनली द यूएस, द मार्शल आइलैंड्स, पलाऊ एंड इजराइल, दे वोटेड अगेंस्ट द काउंसिल क्रिएशन। तो बाकी लोगों ने तो इसके सपोर्ट किया, लेकिन ये जो कंट्रीज थी ये इन्होंने नहीं किया सपोर्ट काउंसिल का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कितने मेंबर्स ने किया, कब किया, तो ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है कि उन्होंने बोला कि क्लेमिंग दैट, जो उन्होंने उनका मना करने का रीजन क्या रहा कि इट विल हैव टू लिटिल पावर एंड जो सेफगार्ड नहीं कर पाएगा ह्यूमन राइट अब्यूजेस को। ठीक है, तो ये उनका बेसिस था रिजेक्शन का। ओके, नाउ कमिंग टू द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पार्लियामेंट्री असेंबली। ये एक चीज है जिसके बारे में आप ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि जो यूनाइटेड नेशन पार्लियामेंट्री असेंबली है उसका क्रिएशन पे भी काफी फोकस दिया गया था। A UN Parliamentary Assembly और UN People's Assembly, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, UNPA। तो कभी अगर इसके आप you come across this term, so this is the full form you need to remember and this is a very less known fact, तो इसलिए आपको मैं बार बार emphasis देके बता रही हूँ कि आपको यह याद रखना चाहिए। is a proposed addition, एक और addition है किसका, UN system में, that would eventually allow for the direct election of the UN Parliament पार्लियामेंट मेंबर के लिए बाय सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर सिटीजन से, हर एक कंट्री, हर एक मतलब जगह से, कॉन्टिनेंट से ये थी। सो नेक्स्ट जो प्रपोजल है यूएनपीए का, वो कब था, 1945 में था, लेकिन इसको ज्यादा प्रोमिनेंस कब मिला, 1990s में। ठीक है, क्या, ग्लोबलाइजेशन के चलते, जब वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं कि मेरी एक क्लास हुई थी, तो अगर आप ये ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द क्लास एंड अंडरस्टैंड इट। सो ग्लोबलाइजेशन के चलते ये यूएनपीए को इतना प्रोमिनेंस मिला 1990s में। ओके,
So the next set of thing which happened due to the reforms is the creation of the United Nations Environment Organization. So जो पब्लिकेशन थी फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आईपीसीसी की फरवरी 2007 में एक पेरिस कॉल फॉर एक्शन था, उसमें बोला गया, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने रीड आउट किया कि भाई 46 कंट्रीज ने बोला है कि यूएनईपी को रिप्लेस किया जाएगा एक और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से, विच इज द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, पहले क्या था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम था, अब ये क्या बन गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और ये मॉडल किसके मतलब उस पे होगा, रोल मॉडल पे WHO के मॉडल पे. WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस. ओके, सो जो ये 46 कंट्रीज थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें EU के स्टेट्स हैं, और जो नहीं थे वो कौन है, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, US नहीं है, इंडिया भी नहीं है. ठीक है, तो ये जो है ये नहीं है इसमें, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, सो नाउ कमिंग टू द वन मोर जो डेवलपमेंट एजेंसी है और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है UNDG के अंदर, वो क्या है कि जो कोफी अनन है, उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया ऑल UN एजेंसीज को वर्किंग अंडर मतलब अंडर अ न्यू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप. ठीक है, UNDP के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने चेयर किया. सो ये एक वन कंसेप्ट का फॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बोला गया कि UN का रिफॉर्म डेवलपमेंटल सिस्टम होना चाहिए और ये क्वाड्रेनियल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिव्यू बेस्ड पे होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा जो रिमूवल ऑफ स्पेंट प्रोविजंस थे, ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको रिमूव करने की बात की गई UN चार्टर से. So special provisions of the UN Charter, were no longer relevant. So जो larger freedom था, किसका था ये, कोफी अनान का था ये रिपोर्ट. ओके, उसमें कुछ कुछ प्रपोजल्स दिए गए कुछ कुछ प्रोविजंस को रिमूव करने की, जैसे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल, क्योंकि ट्रस्ट ने की जो ऑलमोस्ट कंट्रीज थी उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट अटेन कर ली थी, तो 1994 के बाद वो अभी तक मिले ही नहीं. सो जो चैप्टर 13 है वो चार्टर का, वो नो लॉन्गर रिलेवेंट नहीं है. ठीक है, और उसको डिलीट किया जा सकता है, ये सजेस्ट किया गया. ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि जो कोल्ड वॉर के डिसएग्रीमेंट के टाइम पे कुछ मिलिट्री स्टाफ कमेटी ने अपना जो पर्पस था उसको फुलफिल नहीं किया. ठीक है, तो जो ये इन जो फॉर्मली मीटिंग्स है हर 2 हफ्ते में, वो जो कब होनी थी, कोल्ड वॉर के टाइम पे, वो हुई नहीं है 48 के बाद से. तो आर्टिकल 47 और जो उसके रेफरेंस के आर्टिकल 26, 45, 46, इनको भी डिलीट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये कुछ जो स्पेंड प्रोविजन के UN चार्टर में, ये किसमें है, UN चार्टर में, याद रखिए, इनको रिमूव करने की बात कही गई है. ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द रिफॉर्म एज वेल, इसको आप भूलेंगे नहीं. तो और कौन से प्रोविजंस के लिए बोला गया है कि जो ट्रांसनेशनल ट्रांजिशनल जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 61(3) और आर्टिकल 1093, ये लार्जर फ्रीडम यानी जो रिपोर्ट थी कोफी अनान की, उसमें बोला कि इसका कोई प्रपोजल ही नहीं है इन प्रोविजंस का. ठीक है, तो इनको भी रिमूव किया जा सकता है. अगेन जो डिफिकल्टी हुई चार्टर को अमेंड करने के लिए इज मतलब ये जो स्पेंड प्रोविजंस है विल बी अमेंडेड एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ अ पैकेज मेकिंग सब्सटैंसिव अमेंडमेंट्स. इनको किया जा सकता है, और जो सब्सटैंसिव अमेंडमेंट्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए, रिफॉर्म्स डिस्कस किए, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इनको भी ध्यान में रखा जा सकता है अगर देयर इज यूनिवर्सल अग्रीमेंट. ठीक है, एंड इफ देयर इज नॉट यूनिवर्सल अग्रीमेंट तो फिर उसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो दीज आर वर द रिकमेंडेशंस. ओके, सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया, और जो हमने रिफॉर्म्स की इन डिटेल आज डिस्कशन किया है आप लोगों को समझ आया होगा. और अगर आपको कोई भी इसमें और इम्पॉर्टेंट सजेशंस, डिस्कशंस चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो. एंड इफ यू रियली लाइक द क्लास, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू इट, and don't forget to use my code which is SBNET to get 10% discount. Okay, and do share it with your friends, because कुछ लोगों को पता ही नहीं है, तो आप उनकी भी हेल्प करिए अपनी हेल्प के साथ साथ, है ना. और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और प्लीज लेट मी नो, प्लीज गिव मी द फीडबैक कि आप लोगों को कैसा लगा. Okay, so thank you so much, and I hope you all have very very good preparation and very good you will pass your exams with flying colors. So thank you so much, and okay, bye everyone.